तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 9 की ओर, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है ट्रेडिंग सिस्टम। पिछले सेशंस में हमने समझा था कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, हमको ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों समझना जरूरी है। तो अब हम ये सेशन में समझेंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और ट्रेडिंग सिस्टम्स का मतलब क्या है। ट्रेडिंग सिस्टम का सिंपली मीनिंग यही है कि जब भी हम ट्रेडिंग करें तो हमारे पास कुछ एक सिस्टम होना चाहिए, जो सिस्टम से हम ट्रेड ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे उसमें ट्रेडिंग करने के लिए मुझे अगर कोई भी चीज में मुझको एनालिसिस करना है, तो वहां पे मेरा ट्रेडिंग सिस्टम होना जरूरी है। मतलब मार्केट में आज इंडिया में 6,000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक 6,000 कंपनियों को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और हर एक के अंदर ट्रेड करूंगा, या फिर किसी में भी रैंडम ट्रेड करूंगा। अगर रैंडम ट्रेड कर रहा हूँ तो इसका मतलब में है कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक सिस्टमेटिक ट्रेडर नहीं हूँ। तो ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब है कि ऐसी कौन सी स्टाइल्स है जिससे हम ट्रेडिंग कर सके, मतलब हम इन्वेस्टमेंट या फिर हम कंपनी सिलेक्ट कर सके तो उसमें हमको कैसे प्रॉफिट होगा। तो जैसे सबसे पहला यहाँ पे एक टाइप है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, सेटअप बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस। तो हमने पीछे का जो सेशन था उसमें हमने समझा था कि कैसे हमको मूविंग एवरेजेस की मदद से हमको एक ट्रेडिंग सिस्टम मिलेगा। तो सेटअप बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज के बेस पे हमको सेटअप के लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी समझिए ये एक स्टॉक है मेरे सामने बाय द नेम ऑफ आईटीआई। तो अभी सिस्टम बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज मतलब कि आप ये सिस्टम बना सकते हो कि अगर कोई स्टॉक अपनी 21 ईएमए को ब्रेक करेगा तो मैं उसमें स्टॉक को बाय कर लूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल, नीचे से अगर वो स्टॉक जो है वो उसके 21 ईएमए को ब्रेक करे तो मैं उसमें बाइंग करूंगा। फॉर एग्जांपल, अभी समझिए कि ये जो स्टॉक था ये यहाँ पे नीचे था, ये यहाँ पे ये स्टॉक ईएमए के नीचे है, ये ईएमए के नीचे, ये ईएमए के नीचे, और उसके बाद ये स्टॉक ईएमए के ऊपर गया। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको डिमांड और सप्लाई का एग्जांपल दिया था कि ये एक डिमांड जोन होती है या सप्लाई जोन होती है जहां से प्राइस प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि जब सेलिंग पॉइंट या फिर सप्लाई पॉइंट जब बाइंग पॉइंट बनेगा तो स्टॉक में एक अपसाइड आएगी। तो यहाँ पे देखिए 21 ईएमए के ऊपर स्टॉक क्लोज है, और जो भी आपका जो स्टॉप लॉस है मैंने बताया था स्टॉप लॉस कैसे डालना है, तो आप मूविंग एवरेजेस का मदद कर ले सकते हो। तो ये स्टॉप लॉस मेरा ये यहाँ पे ये लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस है। ये कैंडल का जो भी लो बनेगा, ये प्राइस या फिर ये प्राइस जहां पे भी है उसका जो लो पॉइंट है वो मैंने स्टॉप लॉस लगाया। वो स्टॉप लॉस क्यों लगाया, क्योंकि वो मूविंग एवरेजेस के नीचे है। जब भी प्राइस ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा तो मैं ये ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो अभी आप देखिए ये जो मेरा एंट्री जोन था, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस देखिए कम से कम 7% है, मतलब 9 रुपीज है। तो 9 का 3 टाइम्स होगा, 9 3 जा 21। एक सेकंड होल्ड करिए। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, तो अभी हमारा सिस्टम देखिए अभी उसके बाद ये स्टॉक अपसाइड की रेंज देखिए ये कहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया, और उसने ऑलमोस्ट वो लेवल के बाद ऑलमोस्ट 70% स्टॉक वहां से ऊपर है। तो ये हमको मिल गया एक ट्रेडिंग सिस्टम। तो ऐसे हमको ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने हैं, ऐसे हमको ट्रेडिंग सिस्टम्स के जरिए हमको ट्रेड करना है। तो ये मैंने आपको एक सेटअप बताया जिसमें हम 21 ईएमए का मूव को यूज करके या फिर 21 ईएमए को यूज करके कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक और एग्जांपल दूंगा कि जिसमें हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। हमने ट्रेंड समझा, हमने जो है वो ट्रेंड समझा था कि मार्केट में कितने तरीके के ट्रेंड है। एक बुल मार्केट है, एक बियर मार्केट है, मतलब फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, अक्यूमुलेशन फेज है, बहुत सारे अलग अलग फेजेस है। तो इसमें 3 फेजेस जो है वो मैंने आपको बताए थे कि अक्यूमुलेशन फेज है जहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाएगा। तो साइडवेज में क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा। फिर एक अप मूव आएगा, उसमें क्या होगा कि मार्केट एक अपसाइड की रेंज करेगा। फिर वहां पे क्या होगा, फिर से एक हो सकता है एक साइडवेज रेंज आए। फिर उसके बाद क्या होगा, हो सकता है ये स्टॉक फिर से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे। तो ये एक रेंज है या फिर ये एक जोन है। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर एक स्टॉक साइडवेज होगा, फिर उसके बाद हो सकता है स्टॉक नीचे की जर्नी चालू कर दे। तो अभी ये देख रहे हो, ये जो फेज है, ये फेजेस है डिफरेंट टाइप जो हमने समझे। तो अभी हम इसमें समझेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि ट्रेंड को पकड़ना या फिर उसको एक ऐसे तरीके से पकड़ना कि जहां पे हमको बाइंग और सेलिंग के लिए हमारे कुछ एक एडवांटेज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको समझाऊंगा ट्रेंड लाइन का मतलब। ट्रेंड लाइन का सिंपल मीनिंग है कि प्राइस, अभी ये मेरा प्राइस है,
ये मेरा प्राइस है, ये प्राइस हायर हाई बना रहा है और ये प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है। तो ट्रेंड लाइन का सिंपल मीनिंग है कि हम एंड ऑफ द डे डिमांड और सप्लाई को, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब कि हमको कोई एक ऐसी जोन मिल जाए कि जहां से प्राइस अपसाइड आया। जैसे हमने डिमांड और सप्लाई बनाया था दो तरीके से, एक ये भी डिमांड और सप्लाई है, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। तो जैसे ये डिमांड और सप्लाई जोन है हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल है, ये प्राइस है, ये हॉरिजॉन्टल डिमांड जोन है। वैसे ही हम वर्टिकल, मतलब हम अलग अलग एंगल्स में भी डिमांड जोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैंने डिमांड जोन बना लिया कि प्राइस यहाँ पे देखो एक बार आया था, फिर यहाँ से नीचे आया तो ये दो बार इसने टच किया, फिर यहाँ से ऊपर जाके ये नीचे आया तो तीसरी बार इसने टच किया, फिर ऊपर जाके नीचे आया तो ये इसने फिर से टच किया। तो ये जो जोन है ये एक डिमांड जोन है। मतलब मैं जो चार्ट है या फिर मैं जो प्राइस है उसको मैं डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुझे पता चले कि जो बायर है उसका डिमांड जोन कहाँ पे है और जो सेलर है उसका डिमांड जोन कहाँ पे है। और उसी को मैं डिमांड और सप्लाई जोन से मैं एक प्राइस को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखिए, ये डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये एक हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। तो अभी ये डिमांड जोन है। तो प्राइस जब भी या कभी भी ये प्राइस ये ट्रेंड लाइन के नीचे आए तो अभी इसको क्या करना चाहिए। जैसे हमने समझा था कि ये डिमांड जोन था हॉरिजॉन्टल में और ये सप्लाई जोन था। तो डिमांड जोन पे क्या होता है, प्राइस आता है और ऊपर जाता है। और सप्लाई जोन में क्या होता है, जब भी प्राइस वहां पे आता है तो वहां से वो नीचे जाता है। और अगर डिमांड जोन पे डिमांड नहीं आई तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा। मतलब अगर डिमांड जोन की तरह काम नहीं किया तो वो सप्लाई जोन बनेगी। और अगर सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस अगर काम नहीं किया तो वो रेजिस्टेंस एक ब्रेकआउट से बढ़ के एक सपोर्ट बन जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन थी। तो ये जैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से हॉरिजॉन्टल डिमांड्स और सप्लाई जोन थी, वैसी मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, मैंने एक एरिया बनाया है चार्ट पे या फिर प्राइस को समझने के लिए, कि जिससे मुझे पता चले कि प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है या फिर डिमांड और सप्लाई जोन क्या है। तो ये डिमांड है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है। और अभी प्राइस क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है ये डिमांड जोन को ब्रेक करके और फिर यहाँ पे नीचे चले जाता है। तो देख रहे हो कैसे डिमांड जोन ब्रेक होते ही डिमांड जोन एक सप्लाई जोन बन गया। अभी यहाँ पे आपको कैंडल देखना है फिर कि कैंडल अगर बहुत बड़ी बियर कैंडल बन गई, बियरिश कैंडल बन गई है, कोई बियरिश कैंडल का पैटर्न बन गया है, फॉर एग्जाम्पल बियरिश एंगल्फिंग बन गया है, या फिर बियर बियर हैमर बन गया है, या ऐसा कोई प्राइस एक्शन बन गया है, तो हम वहां पे फिर उसमें हम पोजीशन नहीं लेंगे, या फिर अगर ले भी ले तो उसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो ये एक ट्रेंड लाइन था जो मैंने बताया। तो अभी ट्रेंड लाइन को वेरीफाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रेंड लाइन एक्चुअली में कुछ है नहीं, पर वो डिमांड और सप्लाई जोन है। एक्चुअली में ट्रेंड लाइन जो है वो डिमांड और सप्लाई जोन है। जैसे मैं ट्रेंड लाइन अभी अगर मैं आपको बताऊं डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ करके, तो ये देखिए, ये एक सप्लाई जोन था स्टॉक का। स्टॉक जब भी ये लेवल पे आता था स्टॉक में सेलिंग आती थी। अभी देखिए यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ये देखिए, ये जब ये एक सप्लाई जोन था पहले, अभी वो डिमांड जोन हो गया है। जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो हमको ट्रेंड लाइन कैसे कनेक्ट करना है या फिर हमको ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, हमको सिंपली तीन डिमांड जोन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको ट्रेंड लाइन बनाने के लिए तीन टच चाहिए, तीन टचेस होने चाहिए उसके लिए। तो ये एक फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये देखिए ये कैसा एक डिमांड जोन जैसा काम कर रहा है, ये देख रहे हो। ये देखो, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया यहाँ से, ऊपर जाके नीचे आया डिमांड जोन। डिमांड जोन पे क्या होता है, बाइंग आती है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर डिमांड जोन पे आया। डिमांड जोन पे क्या हो रहा है, बायर आ रहे, बायर आए तो प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया। फिर स्टॉक नीचे आया तो देखो कैसे डिमांड जोन पे ही एग्जैक्ट वहां से बाइंग आई। देख रहे हो ये स्टॉक 150 से फिर टर्न होके ऊपर की तरफ जर्नी की इसने। तो ये डिमांड जोन है। एक्चुअली में ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है पर डिमांड जोन है। वैसे ही मैं इसको सप्लाई जोन भी बना सकता हूँ। सप्लाई जोन कहाँ पे बनाऊंगा, ऊपर की तरफ। तो ये सप्लाई जोन बन गई एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे देखिए ये सप्लाई जोन बन गई। मेजरली मेरे को तीन टचेस चाहिए, ऐसा कोई एरिया मिले जहाँ पे तीन टच हो। तो ये देखो, ये एक टच, ये दो टच, ये तीन टच। यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्राइस एक बार, ये दो बार और ये तीसरी बार, यहाँ पे तीन टच मिल गया, ऑलमोस्ट तीन से ज्यादा ही मिले। यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे फिर से एक टच किया। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है सप्लाई, और डिमांड का दूसरा नाम है सपोर्ट। तो जब भी डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन में सप्लाई नहीं आए, अगर स्टॉक वहां पे सप्लाई नहीं दे पाए, फॉर एग्जांपल ये इसकी सप्लाई जोन है, तो यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर वहां पे टच करके नीचे आ रहा है वो रेंज को। अभी ये देखिए 180 के आसपास, 189 के आसपास स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। तो अभी देख रहे हो कैसे सप्लाई जोन डिमांड जोन बन गई। वो जो सप्लाई जोन थी वो डिमांड जोन बन गई। तो ये डिमांड जोन, यहाँ से फिर क्या होगा प्राइस में, अगर सप्लाई जोन में सप्लाई नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल अगर जहां से माल बिकता था, जहां से शेयर्स बिकते थे, वहां पे बिकवाली नहीं आ रही, तो क्या होगा, स्टॉक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो उसके पास रीजन होने चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, शेयर्स की सेलिंग होनी चाहिए, और जो शेयर्स है उसकी सेलिंग हो नहीं रही, तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। और जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहाँ पे ये देखिए, अभी आप मेरे को पूछ सकते हो कि सर जी ये देखिए, यहाँ पे तो इसने बियरिश हैमर बनाया। अभी मैंने आपको पिछले सेशंस में एक कैंडल स्टिक बताई थी बियरिश हैमर करके। हैमर में क्या होता है कि ये जो हैमर है, इसमें क्या पता चल रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर इतना ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग आई 205 पे, और फिर इसमें वापस से ये नीचे की तरफ आया और प्राइस यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया। तो ये सेलर तो था, लेकिन सेलर की वॉल्यूम देखो, जैसे मैंने बताया था कि इफ प्राइस इज कार देन वॉल्यूम इज फ्यूल। ये देखो, ये प्राइस बियरिश तो बना, ये हैमर भी बना, ऐसा लग रहा है कि प्राइस अभी इससे नीचे आ जाएगा, लेकिन ये वॉल्यूम देखो, यहाँ पे कोई वॉल्यूम ही नहीं है, एकदम जीरो वॉल्यूम, मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम ही नहीं है। सप्लाई जोन में हमको क्या चाहिए, सप्लाई जोन में हमको चाहिए कि बियरिश कैंडल बने तो उसमें वॉल्यूम आए। अगर रेजिस्टेंस पे, अगर सप्लाई जोन में कोई बियरिश कैंडल बन रही है, ये बियरिश कैंडल है, एक्चुअली देखने जाए तो ये बियरिश कैंडल है। ये जो बता रही है, ये क्या बता रही है कि स्टॉक प्राइस 190 से 200 गया था, लेकिन 200 से सेलिंग आई और फिर से स्टॉक 188 पे क्लोज हुआ, मतलब सेलर्स कंट्रोल में। और वो भी कहाँ पे, सप्लाई जोन में। सप्लाई जोन में सेलर्स कंट्रोल में, तो फिर वॉल्यूम होना चाहिए। अगर सेलर सप्लाई जोन में कंट्रोल में है तो वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम एकदम जीरो है। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, सप्लाई जोन मैंने बताया था आपको, सप्लाई जोन में सप्लाई नहीं आई तो सप्लाई जोन डिमांड जोन बनेगा, और डिमांड जोन में डिमांड नहीं आई तो डिमांड जोन सप्लाई जोन बनेगा। मतलब रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक में सेलिंग नहीं आई, तो वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। और जब भी डिमांड जोन पे या फिर जब भी सपोर्ट में प्राइस सपोर्ट ना ले, तो वो सपोर्ट आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक रेंज थी रेजिस्टेंस की, इसको प्राइस ने ब्रेक किया, और फिर उसके बाद देखो, मैंने बताया था आपको कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सप्लाई जोन बनेगी। स्टॉक यहाँ से 200 से 220 पे गया, फिर वहां से सेलिंग आई, और स्टॉक देखिए 202 पे आ गया। देख रहे हो, अभी 202 पे आया तो देखो कैसे बाइंग आ गई फिर इसमें। देख रहे हो कैसे ये सप्लाई जोन डिमांड जोन बन गया। और मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी प्राइस नीचे आए तो उसमें वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, और अगर वॉल्यूम है इसका मतलब कोई सेलर है। तो अभी देखिए, ये स्टॉक जो है वो 226 से ऑलमोस्ट 195 पे आया, ये स्टॉक 225 से ऑलमोस्ट 195 पे आया विदाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो इसमें, जीरो वॉल्यूम। अभी आप ये वॉल्यूम देखो और ये वॉल्यूम देखो, इतना बड़ा वॉल्यूम, इतनी बड़ी पावर जिसने बाइंग की है, वो इजीली तो इसको जाने नहीं देगा। तो ये वॉल्यूम देखिए और ये वॉल्यूम देखिए, इतनी बड़ी बाइंग वॉल्यूम है और यहाँ पे बहुत ही छोटी वॉल्यूम है, और उसके बाद स्टॉक नीचे आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइस नीचे आए और वॉल्यूम भी नीचे आए, इसका मतलब जो सेलिंग है वो वीक सेलिंग है। मतलब माल तो बेचा जा रहा है, स्टॉक्स तो बेचे जा रहे हैं, शेयर्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं है मतलब कोई बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स बिक नहीं रहे। और देखो यहाँ पे कैसे ये सप्लाई जोन डिमांड जोन बना, और उसके बाद स्टॉक प्राइस ने कैसे एक अपसाइड जर्नी काम की इसमें। ये देखिए, 200 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 320 पे गया, और फिर 320 से ये स्टॉक में देखो सेलिंग आई है। ये स्टॉक जो है ये फिर से देखो बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक जा रहा है, और यहाँ पे सेलिंग आई और स्टॉक नीचे आया, लेकिन ये सेलिंग देखो कैसी सेलिंग है। ये सेलिंग विदाउट वॉल्यूम वाली सेलिंग है, और ये सेलिंग इतने दिन नहीं टिकेगी, ज्यादा देर ये सेलिंग नहीं टिक सकती क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो अब जब भी प्राइस ब्रेक करेगा या इसके ऊपर जाएगा, तो प्राइस में एक सप्लाई जोन को जो सप्लाई जोन है वो ब्रेक हो जाएगी, और वो डिमांड जोन बनेगी और प्राइस ब्रेकआउट करेगा।
ब्रेक आउट मतलब वो रेंज से बाहर निकलना, ब्रेक डाउन मतलब वो रेंज से नीचे आना। तो ये मैंने आपको समझाया ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम्स है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स है जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी हम चलिए कोई और एक दूसरा स्टॉक लेते हैं फॉर एग्जांपल। अभी हम इसमें जो लेंगे वो टीटीएल करके एक स्टॉक है, चलिए, जिसमें हमारा पोजीशन था, उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो ये स्टॉक देख रहे हो, ये स्टॉक कंटिन्यूज एक रेंज में था। ये देखिए, ये इसकी रेंज थी। ये रेंज क्या थी? स्टॉक 132 से 28 पे आया, 28 से फिर 132 गया। सप्लाई जोन देख रहे हो, सप्लाई जोन, पहले ये सप्लाई जोन थी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मींस सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस मींस वेयर द सेलर्स आर सेलिंग द स्टॉक एंड ब्रिंगिंग द प्राइस डाउन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ये सेलिंग नीचे आई और माल वहां पे बेचा गया, और उसके बाद वॉल्यूम देखो, शेयर्स नीचे आया। जब प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम ही नहीं है सेलिंग में, मतलब ये सेलिंग ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तो ये प्राइस देखो आप, प्राइस नीचे आया, लेकिन उसके बाद यू टर्न ले लिया प्राइस ने। और फिर यहाँ पे फिर से, जैसे ये एक बार यहाँ पे आया 132 पे, सेलिंग आई थी। दूसरी बार 132 पे आया, 138 पे आया, सेलिंग आई। यहाँ पे फिर से 130 पे आया, लेकिन सेलिंग नहीं आ रही। अभी आप देख रहे हो प्राइस कैसे एक रेंज में अटक गया है। प्राइस एक एक रेंज में अटक गया है। तो ये भी एक सप्लाई जोन थी। तो यहाँ पे देखिए, ये सप्लाई जोन थी। जब भी सप्लाई जोन ब्रेक होगी तो वो डिमांड जोन बनेगी। ये देखिए, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, वो भी वॉल्यूम के साथ, इतनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल। ये वॉल्यूम देख रहे हो, ये इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ और इतना बड़ा मारूबोजू कैंडल। तो कैंडल स्टिक को पढ़ने का भी एक तरीका है। जैसे मारूबोजू बने तो वो अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में वो स्टॉक में बाइंग आएगी। लेकिन मारूबोजू कौन से टाइम पे बने, कौन से टाइम फ्रेम पे बने, कहाँ पे बने, उसमें वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, वो जो कैंडल है उसका रेंज क्या होना चाहिए, मारूबोजू का रेंज क्या होना चाहिए। तो ये सब कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत एक्चुअली में, ये एक स्किल है जिससे आप समझ सकते हो, या फिर आप स्टोरी के जरिए, आप एक स्टोरी को, जैसे हम यहाँ पे जो चार्ट पढ़ रहे हैं या फिर जो हम चार्ट्स को सिखा रहे हैं, वो कैसे स्टोरी के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डिमांड जोन था, या फिर ये जो सप्लाई जोन था, सॉरी, ये सप्लाई जोन जो है वो डिमांड जोन बना, और स्टॉक उसके बाद देखिए एक ब्रेकआउट की तरफ, ये स्टॉक्स 125 से सीधा 177 को टच करके आया। और वॉल्यूम देखिए आप, देख रहे हो। और ये सप्लाई जोन पे देखिए, सप्लाई जोन पे सेलिंग ऑलमोस्ट नहीं है, सेलिंग हो रही है। ये देखो, आप बोल सकते थे कि ये सर डोजी कैंडल बनी है, लेकिन डोजी कैंडल में वॉल्यूम ही नहीं है। स्टॉक नीचे आ रहा है, देखो शेयर नीचे आ रहा है। 132 से कितना हो गया, 107। और स्टॉक देखो साइडवेज हो गया, वहां से फिर बुलिश एंगल्फिंग बना और प्राइस ऊपर। तो ये बेसिकली था, चार्ट्स को कैसे स्टडी करते हैं और मूविंग एवरेजेस को कैसे हम अप्लाई करते हैं और कैसे हम सिस्टम बनाते हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप इसको ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे बना सकते हो। आप आपके खुद के भी सिस्टम बना सकते हो। जैसे हमारा जो सिस्टम है वो मैं आपके साथ एक ही शेयर करूंगा ये बेसिक कोर्स में, क्योंकि ये कोर्स बेसिक है। तो हम एकदम बेसिक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। जो हमारी एडवांस और जो भी हमारे अल्टीमेट कोर्स में जो है, वहां पे हम आपको बहुत सारे जो एडवांस इसी के स्ट्रेटेजीज है, या फिर इसी के जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, कैसे हम थोड़ा थोड़ा बाइंग करें, थोड़ा थोड़ा सेलिंग करें, और कैसे अलग अलग सिस्टम्स में हम बाइंग करेंगे, वो हम बताएंगे। जैसे मैंने आपको एक ये बेसिक आपको स्ट्रेटेजी दी है कि जब भी प्राइस 21 ईएमए के ऊपर हो, या जब भी प्राइस 21, जब तक प्राइस 21 ईएमए के ऊपर है तब तक प्राइस में बाइंग रहेगी। और जैसे ही प्राइस 21 ईएमए को ब्रेक कर देगी उसमें, ये देखो, ये देख रहे हो कैसे मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट बन गया। ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर सपोर्ट मिला, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर सपोर्ट मिला। तो देख रहे हो, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, ये भी एक आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। ये कैसे देखो, ट्रेंड लाइन 1 2 3 4 5। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन को बनाओ, या जब भी आप रेजिस्टेंस जोन को या फिर सप्लाई जोन को आप बनाओ, तो आप ये ध्यान रखना कि मिनिमम 3 टच तो होने ही चाहिए उसमें। तो तीन तीन कम से कम 3 टच आपको मिले। तो ये एक, ये दो, ये तीन मिल गए। फिर देखिए, फिर से यहाँ पे आया। अभी देख रहे हो यहाँ पे, अभी ये वॉल्यूम देखो, आपको ये वॉल्यूम थोड़ी एक्स्ट्रा दिखेगी। आपको ये जो वॉल्यूम है वो ज्यादा दिखेगी। देखियो, ये वॉल्यूम हैमर कैंडल बनी है एक, और वॉल्यूम भी है इसमें अच्छी खासी। लेकिन ये कैंडल ने देखो, ये ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ब्रेक सेलिंग आई नहीं। तो अगर सेलर, अगर कोई रियल में सेलर होता, तो वो सप्लाई जोन जो डिमांड जोन थी वहां पे शेयर्स बेचता और शेयर्स को नीचे लेके जाता। लेकिन शेयर्स को नीचे लेके जा ही नहीं पाया, वहां से बाइंग आ गई और प्राइस देखिए,
फिर एक ऊपर की तरफ गया, फिर वहां पे यहाँ यहाँ पे देखिए ये ब्रेक डाउन हुआ प्राइस में, ये देख रहे हो, ये प्राइस में ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे। ये जो प्राइस है वो नीचे क्लोज हुआ मूविंग एवरेजेस के, और उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे ही है। फिर से यहाँ पे देखिए ये प्राइस जो है वो ऊपर जो है वो ब्रेक डाउन, उसने ब्रेकआउट दिया, और फिर उसके बाद ये ऊपर गया देखो। तो ये जोन था, ये पहले एक सप्लाई जोन था, एक दो तीन, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया सप्लाई जोन में, सप्लाई जोन क्या बन गया, डिमांड जोन, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ऊपर गया। अभी फिर से जब नीचे आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सप्लाई जोन ब्रेक होगा, तो आने वाले टाइम में वो सप्लाई जोन डिमांड जोन बनेगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है पहले, और जब रेजिस्टेंस को वो प्राइस क्रॉस करेगा, तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनेगा। और सपोर्ट देखिए, उसके बाद वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसने, प्राइस ऊपर गया और नीचे आया, और देखो सपोर्ट ले लिया इसने, यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले लिया। तो देख रहे हो कैसे रेजिस्टेंस एक सपोर्ट के तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये फिर से सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया। ये एक और एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल, एक दो तीन चार पाँच छह, कितने मैंने आपको सपोर्ट के एग्जांपल दे दिए। और मैं ये रैंडम स्टॉक सिलेक्ट कर, ये देखो यहाँ पे ये सप्लाई, ये डिमांड जोन था। यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है ये। यहाँ पे ये डिमांड जोन था, प्राइस मूविंग एवरेजेस के नीचे, और जो प्राइस है उसने ब्रेक डाउन दिया। अभी आप बोल सकते हो कि सर इसमें तो वॉल्यूम नहीं है। हाँ, वॉल्यूम नहीं है, सेलर्स तो नहीं है, सीधी बात है। सेलिंग तो हो रही है लेकिन कम हो रही है, ठीक है ना। तो हमको पता चल गया कि भाई सेलिंग तो हो रही है, ये जो डिमांड जोन ब्रेक हुआ इसमें सेलिंग तो है, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं है, मतलब हो सकता है ये सेलिंग ज्यादा दिन नहीं चले। तो ये भी पता चलेगा। ये देखो, थोड़े दिन ये स्टॉक नीचे गया, तो जब भी ये स्टॉक डिमांड को तोड़ के नीचे जाए, तो हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। एज अ ट्रेडर हमको ये स्टॉक बाई नहीं करना। और उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया विदाउट वॉल्यूम के, देखो जो है भाव नीचे आ रहा है, भाव नीचे आ रहा है विदाउट वॉल्यूम के। तो इसका मतलब जो सेलर है वो स्ट्रांग नहीं है, और कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर आगे आने वाले टाइम में ऊपर चले जाएगा। और फिर उसके बाद प्राइस एक साइडवेज रेंज में आया, और इसने मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक किया, और देखिए प्राइस 268 के बाद देखिए कहाँ पे चले गया, ऑलमोस्ट 350। तो यही एक एग्जाम्पल है, और यही मैंने आपको बताया कि कैसे सेटअप्स काम करते हैं, कैसे आप सिंपल मूविंग एवरेजेस को सेटअप बेस्ड ऑन प्राइस एक्सचेंज, प्राइस एक्सचेंज को आप प्राइस प्राइस एक्शन को, एक्चुअली ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो ये प्राइस एक्शन है। तो कैसे सेटअप बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन आपको मिले, कि प्राइस एक्शन के बेस पे हमने सेटअप बताए आपको, डिमांड जोन, सपोर्ट जोन, वहां पे बाइंग सेलिंग करना, वहां पे सेटअप्स को ढूंढना, फिर ये मूविंग एवरेजेस को एज अ स्टॉप लॉस यूज करना, मूविंग एवरेजेस को एज अ सेटअप यूज करना। तो आप एक ये सिंपल स्ट्रेटेजी हमसे ले लीजिए ये कोर्स में बेसिक वाले, कि जब भी प्राइस नीचे से ऊपर आए और मूविंग एवरेज 21 के ऊपर ट्रेड करे, तो आप उसमें बाइंग रखेंगे। मतलब कि जब भी प्राइस 21 ईएमए के ऊपर है, 21 ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक है, आप वो प्राइस को होल्ड करेंगे, या फिर आप वो स्टॉक जो है उसको होल्ड करेंगे, और आप उसको ट्रेल करेंगे। ट्रेल मतलब धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ब्रेक करे, आप वो स्टॉक को सेल कर देंगे। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम था। इसमें आप एक और एडवांटेज, एक और मैं आपको चीज बता दूं, तो इसको कैसे यूज कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जब भी आप बाइंग करो, तो देखो कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, और जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर। आरएसआई मैंने बताया था रिलेटिव स्ट्रेंथ, प्राइस का स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऐसा है कि जब भी प्राइस जो आरएसआई है वो 50 के अबव है, इसका मतलब जो बाइंग का स्ट्रेंथ है वो बहुत है। तो अभी देखिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कहीं पे, ये रहा, ये प्राइस देखो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, और यहाँ पे देखो ये आरएसआई ने एग्जैक्ट 50 के लेवल पे सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है ये। और ये आरएसआई देखो 50 पे, एग्जैक्ट 50 पे सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर है। अभी हमको पता है यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, और आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर है, और मुझे पता है प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है, अभी मुझे बाइंग करना है, ये मेरे को पता है। तो यहाँ पे ये मेरा सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन था। प्राइस यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार टच हुआ, और उसके बाद प्राइस जो है वो ब्रेकआउट दिया 50 के ऊपर। आरएसआई प्राइस में स्ट्रेंथ है, और दूसरी चीज, जो सप्लाई जोन थी वो ब्रेक हुई, तो डिमांड जोन बनेगी।
और उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। ये देखो ऑलमोस्ट वॉल्यूम है ही, और मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर है, अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है। तो ये देखो 50 के ऊपर आरएसआई, और ये सेटअप आपका कितना ब्यूटीफुली वर्क किया। जब तक प्राइस ऊपर है तब तक आप इसमें होल्ड करेंगे। जैसे ही प्राइस नीचे आया यहाँ पे आप बुक कर दीजिए। जैसे ही आरएसआई 50 के नीचे जाएगा ना कहीं पे भी, प्राइस में एक सेलिंग आएगी। ये देखो यहाँ पे 50 के नीचे गया, सेलिंग आई। फिर स्टॉक प्राइस ऊपर गया, मूविंग एवरेज को टच किया। मैंने बताया था कि जो ये सपोर्ट जोन था, ये जब भी ब्रेक होगा, जो डिमांड जोन ब्रेक होगा, वो फिर आने वाले टाइम में क्या बनेगा, सप्लाई जोन। यहाँ पे प्राइस आया और वहां पे सप्लाई आई, सप्लाई आई और स्टॉक नीचे, देख रहे हो कैसे नीचे गया। और 50 के नीचे है मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है डाउनवर्ड की तरफ। आरएसआई में 50 के ऊपर आरएसआई, आरएसआई जब भी इंडिकेटर है वो 50 के ऊपर है, इसका मतलब स्ट्रेंथ है बाइंग साइड में। और आरएसआई जब भी 50 के नीचे है, इसका मतलब वो स्ट्रेंथ है सेलिंग के साइड में। तो ये रहा यहाँ पे, ये 50 के नीचे गया प्राइस। और उसके बाद देखो ये आरएसआई उसके नीचे है, अभी भी नीचे है, अभी भी नीचे। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट एक, मूविंग एवरेज के ऊपर और आरएसआई 50 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक देखो कैसा ब्यूटीफुली 50 के ऊपर, फिर से 50 पे टच किया, फिर से 50 पे टच किया, और फिर अपसाइड जर्नी चालू की। यहाँ पे देखो ये स्टॉक ने ब्रेक किया 50 के नीचे, तो यहाँ पे सेलिंग करनी थी, लेकिन हमको सेलिंग नहीं करनी। हम तो जो ट्रेड है वो बाय साइड में लेते हैं, क्योंकि इंडिया में शॉर्ट करना ओवरनाइट अलाउड नहीं है। वो खाली आप एफएनओ पोजीशंस में कर सकते हो, और एफएनओ में खाली 150 और 200 स्टॉक्स हैं। तो हम जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो बेसिकली स्टॉक्स के स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअली स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो हमको सेलिंग तो करनी नहीं है, हमको खाली ये पता करना है कि बाइंग का स्ट्रेंथ कब आएगा, तो हमको वहां पे एंटर करना है। और हमारा जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3, वो लेके हमको बुक करना है या फिर ट्रेल करना है क्वांटिटी को। तो यही था मूविंग एवरेजेस के बारे में, यही था आपको मैंने जो सिस्टम एक बताया सिंपल।